हेलो स्टूडेंट। हम लाइव हैं अभी आपके यूट्यूब चैनल पर। आप जैसा जानते हैं कि यूजीसी नेट के नए बैचेज प्रारंभ हो गए हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हम क्लासेस आपको ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन भी इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर वो कॉल या मैसेज करके अपनी सीट सुनिश्चित कर सकता है। आप सब जानते हो यूजीसी नेट ने अपनी एग्ज़ाम डेट को पहले से बता दिया है कि जून का जो उनका पेपर स्लॉट है वो 10 जून से लेकर के 21 जून के बीच परीक्षा का स्लॉट उन्होंने निर्धारित कर दिया। तो ये परीक्षा जून में होगी, 10 जून से लगाकर 21 जून के बीच ये परीक्षा आपके होने वाली है। यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। इसमें हम जो है पेपर फर्स्ट के सिलेबस पर बातचीत करने वाले हैं कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने अंक के आते हैं, क्या होती है, कैसे होता है पेपर, कौन कौन सी सिलेबस में चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, क्या स्ट्रेटजी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो न्यू बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इन नंबर पर कॉल करके अपनी सीट सुनिश्चित कर सकता है। हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस को देख रहे हैं। यूजीसी नेट की जब बात होती है तो यहाँ देखना है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में यूजीसी नेट जो सबके लिए कंपलसरी होता है। नेट जेआरएफ की बात करें, जेआरएफ के लिए ये पेपर आपको और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपकी जो मेरिट है वो और बेहतर हो पाती। यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट होता है उस पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है, यानी 100 अंक का यहाँ सवाल आपको करना होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं आई है। सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं टोटल। 10 यूनिट्स क्या क्या हैं वो यूनिट्स, इन पर हम आपसे बात करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र को देखना है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य यानी जो परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनमें शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। यानी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की यहाँ इवैल्यूएशन की जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृद्धि का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है, उनसे जो परीक्षा दे रहे हैं कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है उनके अंदर नोइंग हो, उनके अंदर कंप्रहेंशन हो, उनके अंदर एप्लीकेशन हो, एनालिसिस सिंथेसिस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इवैल्यूएशन हो। यानी संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत शोध विश्लेषण, देखिए क्या क्या आता है। मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमन और आगमन तर्क शामिल होते हैं। शिक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी का ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता और उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। तो इस पाठ्यक्रम को हम डिटेल में आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा इसको गंभीर से देखिएगा, समझिएगा। हम बहुत डिटेल में सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि जिस चीज़ की आपको प्रिपरेशन करनी है, जिस चीज़ की आपकी तैयारी है, उसका सिलेबस तो आपको बखूबी पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप यही नहीं जान पाएंगे हम क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस शिक्षक से पढ़ें। ये कई बार दिक्कत आपको बनी रहती है। तो इसलिए पेपर फर्स्ट जो कंपलसरी है 110 सब्जेक्ट में सबके लिए ये पेपर एक जैसा होता है, इसलिए ये पेपर का सिलेबस जानना अति आवश्यक है। अब यहाँ हम देखेंगे जो पहली यूनिट है, आप देख रहे होंगे, इसको टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या आप पीजी कर चुके हैं या पीजी में अपीयर हुए, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कितना बेहतर नॉलेज है। तो आपको पता हो टीचिंग होती क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। 3 लेवल होते हैं जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। उसकी
कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी बेसिक मूल जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल बन जाता है टीचर को वर्तमान में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है गुरु की तरह व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन आ जाता है कि वो प्रेरणादायक हो, प्रेरणा स्रोत की तरह काम करे, वो शिक्षक या टीचर की तरह बिहेव करे, या वो फैसिलिटेटर या सुविधा दाता की तरह कार्य करे। तो अब ये चार ऑप्शन की एक टीचर का रोल क्या है, रोल ऑफ टीचर अगर आपसे पूछ लिया जाए रोल ऑफ टीचर और आपको आंसर करने को कहा जाए तो अब क्या चुनोगे? पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है कि टीचर गुरु हो, टीचर प्रेरणा स्रोत की तरह हो, या फिर इंस्पिरेशन रिसोर्स, या फिर टीचर की तरह बिहेव करे, या वो फैसिलिटेटर हो, सुविधादाता हो। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है टीचर और टीचिंग के। तो इंटरेस्टिंग है, एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटी हो। हम तो अक्सर रोज ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में रूबरू होते, इंटरव्यू क्लासेस, मॉक इंटरव्यू क्लासेस करते, तो उसमें पूछा जाता है कि आप टीचर बनना चाहते हो तो एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटी, तो कहेंगे ऑनेस्ट हो। अब इस दुनिया में ऑनेस्ट कौन नहीं है बताइए? हर व्यक्ति ऑनेस्ट है, लेकिन बेईमानी चरम पर है। तो यहाँ ऑनेस्टी करेक्टर नहीं हो सकता। आप इंसानों वाले करेक्टर्स जो टीचर के अंदर होने चाहिए, उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, वो एम्पैथेटिक नेचर वाला हो, इंटर एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप स्किल हो, यानी ये सब चीजें हैं जो एक अच्छे टीचर की करेक्टर को डिफाइन करती हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। आपसे दूसरा पॉइंट यहाँ पूछा जाएगा विद्यार्थियों की विशेषता। अब विद्यार्थियों की विशेषता में कि विद्यार्थी, आपने देखा होगा काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव चा अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। क्या ये कंप्लीट लक्षण है विद्यार्थी के? विद्यार्थी में जिज्ञासा हो, सवाल पूछने की प्रॉपर्टी हो, वो अब गलतियां करे, वो अपनी गलतियों को खुद सुधारने की कोशिश करे, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करे, वो जोड़ तोड़ करे, वो गतिविधि करे, वो चिंतन करे, विचार करे, सवाल पूछे। इस तरीके का उनके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ना खाली गृहस्थ त्यागी और अल्पाहारी। ये सब करेक्टर हो सकते हैं बच्चे के, स्टूडेंट के, लेकिन बेसिक जो आपकी सिलेबस रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं क्या है? शैक्षिक और सामाजिक, भावात्मक और कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो एक टीचर क्लास के अंदर किस प्रकार का बिहेवियर या किस प्रकार की पर्सनालिटी को डिस्प्ले करे, या यहाँ पर कहने का तात्पर्य वो टीचिंग मेथड, लैंग्विस्टिक लेवल पर, कम्युनिकेशन लेवल पर, या फिर वो स्ट्रेटजी के बिहाफ पर हुआ, असेसमेंट प्रोसेस के में, वो इन चीजों को कैसे, जब दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं, दो की रेट ऑफ डेवलपमेंट एक जैसी नहीं, दो एक जैसा नहीं समझते, तो टीचर किस तरीके से डाइवर्स इन्वायरमेंट बिल्ड करे। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों को अपनी कक्षाओं को ऐसी जगह बना देना चाहिए जहां चलते हुए क्लास में बच्चे सवाल पूछें, गलतियां करें, गतिविधियां करें, अपनी गलतियां खुद सुधारें और संवाद करें, डायलॉग बेस्ड हो, वो खाली टीचर ना बोले। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जब है तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद है शिक्षण के जो इफेक्टिव एलिमेंट हैं, इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर। इफेक्टिव टीचिंग का पैरामीटर क्या है? कि सारी क्लास साइलेंट बैठी हो। इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर क्या ये है कि सर सब पास हो जाते हो? इफेक्टिव टीचिंग का सारा सिलेबस रट गया हो, सारा सिलेबस का, ये इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर नहीं है। इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर है कि लर्निंग आउटकम कितना मैक्सिमाइज्ड हो रहे हैं, वहां डर का वातावरण है या नहीं है, वहां डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन प्रोसीजर है कि नहीं है। तो यहाँ शिक्षण टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम की अगर हम बात करें, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें, तो शिक्षण सहायक सामग्री का ऑब्जेक्टिव क्या हो, उद्देश्य क्या होता है? तो वहाँ बहुत आसपास ऑप्शन आते हैं कि डिसिप्लिन हो, इफेक्टिव हो, या लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज।
तो टीएलएम क्या करता है, लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज्ड कर देता है, अधिकतम कर देता है। तो टीएलएम का मेन ऑब्जेक्टिव सीधे रटे सवाल आपको टीचिंग 5 क्वेश्चन आएंगे, हम आपको लर्न कराकर भेजेंगे। यूजीसी नेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। जिस लेवल पर पेपर होता है लोगों को हवा नहीं लगती कि क्या ही क्वेश्चन आया। और इसमें अगर आप 42 सवाल कर लेते हैं, 50 में से 42 सवाल, तुमको कोई जेआरएफ से रोक नहीं पाएगा। कैसे नहीं रोक पाएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तब रट करके, नोट्स बना करके, किताबें पढ़ के खाली नहीं कर सकते हो। इस पर आपको सब कुछ पढ़कर एप्लीकेशन लेवल पर चीजें आप कैसे कर सकते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो ये संस्थागत सुविधाओं के ऊपर ये सारी की सारी चीजें बेस्ड है, इनको हमें फोकस करना है। इसके बाद है उच्च अधिगम संस्थाओं या शिक्षण की पद्धतियां। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है वहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होती, टीचर सेंटर्ड प्लस लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसको हम कैसे फोकस करेंगे। हम यहाँ देखेंगे ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्रोसेस क्या है। स्वयं प्रभा, स्वयं मूक, ये 3 एप्लीकेशन है जो ओईआर बेस्ड एजुकेशन को इनहेंस कर रहे हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स की तरह, क्योंकि लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन या नो रिस्ट्रिक्शन के आधार पर क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सके, कैसे मेंटेन किया जा सके, इस पर यह फोकस है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे शिक्षण सहायक प्रणाली। शिक्षण सहायक प्रणाली के लिए हम ट्रेडिशनल टीचिंग और आईसीटी, आजकल डिजिटल टीचिंग या आईसीटी क्लासरूम को, आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इस पर फोकस होंगे। फिर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस में आप चार तो आपको अच्छे से पता हो। एक तो आपको सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई की बात पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये चारों प्रकार के असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें उच्च शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी क्या आई, क्रेडिट कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, इसको हमें जानना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में जो इनोवेशन हो रहे हैं, इसको हम कैसे फोकस करें, इन पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी प्रोसेस। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो पहली यूनिट है जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि नेट में ये आएगी, ये सिर्फ नेट में आएगी इसलिए नहीं स्टडी करना है। इसको हमें इसलिए स्टडी करना है कि फ्यूचर में हम रिसर्च में जब जाएंगे, जेआरएफ करके स्कॉलरशिप लेना होगा, पीएचडी करने जाएंगे, प्रोफेसरशिप के लिए जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, तो आप कैसे पीएचडी रिसर्च की प्रोसेस को आप कैसे समझेंगे। इसमें 5 ये बातें, 5 यूनिट है। तो रिसर्च होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, लोग री मीन्स अगेन एंड अगेन, और सर्च मतलब खोजना, यानी बार बार या पुनः पुनः ज्ञान को खोजना रिसर्च है। अब यहाँ पेन खो गया हमारा, ये पेन है, ये खो गया, हमने फिर खोज लिया, फिर खो गया, फिर खोज लिया, फिर खो गया, फिर खोज लिया, क्या ये रिसर्च है। अब यहाँ फंस जाते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास है नहीं, तो आप रिसर्च को आप नहीं। तो रिसर्च होता क्या है, रिसर्च की डिफिनीशन क्या है, रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, एक अच्छे रिसर्चर में क्वालिटीज क्या होती है। अब रिसर्च के टाइप क्या होते हैं, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, या फिर फंडामेंटल रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, या रिसर्च की जो दूसरी चीजें हैं, सपोज दैट आपसे पूछ ले एक्शन रिसर्च क्या है, तो आप फंस जाते हो। कई बार यहाँ से क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ शोध का अर्थ हम जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, प्रत्यक्षवाद, और प्रत्यक्षवाद में शोध के हम जो मॉडल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर शोध पद्धतियां आएंगी, टीचिंग रिसर्च स्ट्रेटजी या मेथड्स की बात करेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च सबसे पहले प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, रिसर्च समस्या के बाद हाइपोथेसिस परिकल्पना आ जाती है, रिसर्च हाइपोथेसिस आ जाती। फिर हम यहाँ रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं, शोध अभिकल्प की बात करते हैं, रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं। फिर यहाँ हम सैम्पलिंग करते हैं, कैसे डेटा को कलेक्ट करें, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के बाद हम डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस यानी जो हमें डेटा मिला, डेटा को कलेक्ट करना, संकलन करना और डेटा का विश्लेषण करना।
विश्लेषण करने के बाद हम सामान्यीकरण करते हैं, लिटरेचर रिव्यू, ये पूरी प्रोसेस है, जर्नलाइजेशन तक हम जाते हैं। तो यहाँ हम करीब 7 स्टेप्स पढ़ेंगे रिसर्च के। अब यहाँ फिर रिसर्च का मैनेजमेंट, उसमें हमें देखना है कि हम रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखें, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, संदर्भ शैली, रेफरेंसिंग कैसे करें, एपीए स्टाइल क्या होता है, एपीए स्टाइल क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो। फिर शोध में आईसीटी का उपयोग, अब आईसीटी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। रिसर्च एथिक्स क्या होती है, रिसर्च में हम किन नैतिकताओं को फॉलो करें रिसर्च, तो ये सारा डिटेल, ये टॉप टॉपिक होगा और लेंदी टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए, क्योंकि जो बच्चे सिंपल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, कि क्योंकि वो डिजर्टेशन भी नहीं करते, रिसर्च का उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई किताब नहीं रिसर्च के पढ़ते। अब ऐसे स्टूडेंट के लिए ये यूनिट टफ हो जाती, टफ नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी, बशर्ते आपको सिंपल तरीके जैसे आप सीखते हो वैसे कोई सिखाने वाला अगर मिल जाए तो आपको आसानी होगी। यूनिट हम थर्ड पर जाएं, एक कंप्रहेंशन है। कंप्रहेंशन का मतलब बोध होता है, और बोध का मतलब होता है अनसीन पैसेज, कोई गद्यांश दिया रहेगा और उससे हम इसका तरीका बताते हैं, अभ्यास कराते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को पैराग्राफ से पढ़ें और उससे ढूंढें। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये समझ पर आधारित एक ऐसा यूनिट है जिससे भी आपको 4-5 सवाल मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कंप्रहेंशन का अभ्यास है, इसका कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है, इसमें कुछ ट्रिक्स होती है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आज एक इतना इंपॉर्टेंट, खासकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन का तो बहुत रोल है। अगर आपको बोलना नहीं आया तो आप कैसे रिसर्च में जाएंगे, कैसे हायर एजुकेशन में टीचर बनेंगे। तो कम्युनिकेशन, किसी कोड को किसी मीडियम के द्वारा किसी रिसीवर तक पहुंचाना, रिसीवर इसे डिकोड करके फीडबैक दे, प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है। अब कम्युनिकेशन की डिफिनीशन क्या होती है, अर्थ क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती, इस पर चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है, सामूहिक फॉर्मल और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, या क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बताएं तो वो कैसे कार्य करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स काम आते हैं, या मॉस मीडिया या सोसाइटी में कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के एस्पेक्ट हमें जानना और समझना है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में मैथमेटिक्स या लॉजिकल लर्निंग, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल लर्निंग, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लॉजिक किस तरीके से काम करता है, तर्क के क्या प्रकार होते हैं, प्रत्यक्षा, प्रमाणा, उपमाना, अर्थपट्टी, ये तर्क के जो प्रकार हैं फिलॉसफी में दिए गए हैं, उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है कि किसी सूचना को ज्ञान में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए कोई छात्र या व्यक्ति क्या करता है, या नंबर सिस्टम आ जाएगा यहाँ पर आपका, श्रृंखला बनी, चेन सिस्टम है, फिर कोड वाले हैं, रिलेशन वाले सवाल है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। गणितीय अभिवृत्ति, इसमें अंश है, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज और छूट, ये सारी सारी चीजें इस यूनिट में है। 3 बातें इसमें आपको तैयार करनी है, थोड़ा टफ है, जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो भी हम स्ट्रेटजी में बताएंगे कि आप अगर मैथ नहीं बेहतर जानते हो तो आप कैसे यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर को टेकल करो, कवर करो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ 6 नंबर यूनिट आएंगे, ये तर्क शक्ति की बात होगी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्ति युक्त तर्क, अब इसको कैसे हम करेंगे, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें बेसिक ढांचे पर, यानी हमें यहाँ बेसिक लॉजिकल थिंकिंग की बात करनी है, जिसमें हमें इस बात को बताना है कि हम किस तरीके से ज्ञान को, सूचना को ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं और उस ज्ञान को संज्ञान के उच्च स्तर तक लेकर जाते, मूल्यांकन तक जाते। इसको हम नीचे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अनुमान की संरचना, कैसे आप प्रिडिक्ट करते हो, उसका प्रकार क्या होता है। इसके बाद आता है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। इसके बाद भारतीय तर्क दर्शन में, तर्कशास्त्र में ज्ञान के साधन कौन कौन है, इस पर चर्चा करनी है। यहाँ पर फिर है वेण, वेन आरेख कैसे बनाया जाती है, थोड़ा लॉजिकल है, स्टैटिकल
लेवल पर जाएंगे। थोड़ी टफ यूनिट पड़ती है क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नहीं होती। फिर यहाँ आगमन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं, इनको इवेल्युएशन में हम स्पेसिफाइड कैसे करते हैं, अनुरूपताएं, एनालॉगीज क्या होती है, एनालॉगीज जिसको आप इतने कुत्ते भेड़ हैं, इतने भेड़ कुत्ते हैं, तो ये अब आपको जानना पड़ेगा। तो ये इसके बाद ये यूनिट थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है कि इसमें किस तरीके से आकृतियां, ढांचे, वाक्य, तर्क वाक्य, इनको लागू करके हम इस यूनिट को टेकल करेंगे। 6 नंबर यूनिट है। हम बढ़ेंगे 7 नंबर। अब यहाँ डीआई आती है, ये भी मैथमेटिक्स का पार्ट है। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें हम आंकड़ों के स्रोत क्या, उनकी प्राप्ति क्या, उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को हम कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, इन आंकड़ों में हम इसको कैसे सेट करते हैं, कैसे फिट करते हैं और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसे हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आंकड़ों और सुशासन की बात करें तो आंकड़ों और सुशासन की बात करने का मतलब है आंकड़ों की हम हैंडलिंग या आंकड़ों की हम गवर्नेंस, यानी आंकड़ों को हम कहाँ पर किस ईयर में कितना बढ़ रहा, किस ईयर में कितना घट रहा। ये फिक्स सवाल है 5। अगर बेसिक लेवल पर बता देगा कोई तो थोड़ी भी गणित आगे आएगी तो आप आसानी से चीजें कर लेंगे। इसके बाद हम यूनिट 8, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईसीटी की हम बात करें, इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्या होते हैं, या मेल मर्ज क्या होता है, कुकीज क्या होते हैं, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इंटरनेट के नेटवर्क क्या क्या होते हैं, इंटरनेट को चलाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ओपन रिसोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आईसीटी का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है हायर एजुकेशन में या रिसर्च में। तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। लिखा हुआ है, 4 बातें यहाँ आपको पढ़नी है, आईसीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिर्फ पहले पेपर में नहीं, दूसरे पेपर में भी योगदान देने वाली यूनिट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आता है पीपल इन्वायरमेंट। इसमें लोग, विकास और पर्यावरण। ये थोड़ा पढ़ने में तो ये टॉपिक आसान है, लेकिन इसके क्वेश्चन इतने लेटेस्ट आ जाते हैं कि दुनिया भर में कार्बन इमिटेशन कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, या क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे बदल रही, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या मिलेनियम गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या फिर बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, या फिर ई कचरा क्या है, या मानव के स्वास्थ्य को पोल्यूशन कैसे इफेक्ट कर रहा, मिनी माता डिसीज क्या होती है, या या डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, डिजास्टर क्या होता है, यहाँ हमारे पास एनर्जी रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, बायोगैस क्या होती है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, और इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में डिफरेंस कैसे किया जा सकता है, वहाँ किस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, पानी की एक बूंद और समुद्र किस तरीके से इकोसिस्टम का वर्क करते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो पर्यावरण संरक्षण में यहाँ हमें देखना है कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए 1986 में क्या क्या किया गया, राष्ट्रीय कार्य योजना कैसे बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय समझौते या यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, बायोडाइवर्सिटी सब कॉन्फ्रेंस है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो संधियां, दिवस, चिपको मूवमेंट क्या होता है, या एपिको मूवमेंट क्या है, या तरुण भारत संघ क्या, ये ढेर सारी चीजें हमें यहाँ स्टडी करनी है। तो 9 नंबर यूनिट में हम इसको टेकल करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आती है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर आखिरी यूनिट है जो हायर एजुकेशन संबंधित है, उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर सबसे पहले जाते हैं। हायर एजुकेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाते हैं। पहले हम जानते हैं उच्च शिक्षा संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। तो उच्च शिक्षा संस्थाओं की अगर हम बात करें तो हमारे पास यूजीसी नेट की, यूजीसी की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हम नैक की बात करें, नेशनल
असेसमेंट एग्रीडेशन एंड असेसमेंट एजेंसी है, नैक है काउंसिल। इसके बाद हम अगर बात करें कि CSIR क्या है, इसके बाद हम NCT की बात करें, NCERT की बात करें, हायर एजुकेशन में क्या क्या काम हो रहा है, उसके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री किस तरीके से उस पर अपना कंट्रोल बनाए हुए, किस तरीके की रिसर्च रिसोर्स एक्टिविटीज हो रही, इसके बारे में हमें जानना है। फिर हमें प्राचीन भारत की शिक्षा, अब वैदिक काल में हम देखेंगे, बौद्ध काल में देखेंगे, मुस्लिम कालीन शिक्षा देखेंगे, आप फिर हम अंग्रेजों की शिक्षा देखेंगे। इसके बाद मॉडर्न एजुकेशन का प्रोसीजर आएगा भारत की आज़ादी के बाद। आप चाहे वो माध्यमिक उच्च शिक्षा आयोग हो, इसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, कोठारी कमीशन हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, इन पर हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के भारत में उच्च अधिगम और शोध के लिए क्या क्या चीजें की गई, यहाँ प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक लर्निंग के जो कार्यक्रम है उनको कैसे रन कराया जाए। फिर यहाँ था व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। अब ऐसी शिक्षा जो वोकेशनल और टेक्निकल हो, इसको हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इस पर हमें जानकारी होनी चाहिए। इसको रेगुलेट करने की संस्थाएं कौन कौन सी है। फिर वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा की बात की गई है। पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, सुशासन और राजनीति और प्रशासन। यहाँ पर आपको ये जानना है कि भारत सरकार की कौन सी पॉलिसी कैसे काम करती है, क्या उनका बेसिक पर्पज या पर्सपेक्टिव है। तो ये टोटल 10 यूनिट हैं यूजीसी नेट में। आपको पता है 10 यूनिट से में प्रत्येक में से क्या है, 2-2 अंक के 5-5 प्रश्न आएंगे, यानी 100 अंक का पेपर होगा, जो सबके लिए अनिवार्य है। सबके लिए, जो भी नेट का पेपर डालेंगे, सब्जेक्ट कोई हो, सबके लिए अनिवार्य है। सबके लिए अनिवार्य है ये पेपर। तो वहाँ 100 अंक यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, और ये 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी है, करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप करेंगे। 100 के 100 अंक का क्वेश्चन है, और ये आपको मेरिट बहुत आपकी इंक्रीज करते हैं। लोगों के इसमें 16 क्वेश्चन सही होते हैं, 17। अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आपको सेकंड पेपर में बहुत मेहनत, और इसको थोड़ी मेहनत से आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि फर्स्ट पेपर को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करो। हम आपको 7 यूनिट पढ़ाएंगे, और मैथ और लॉजिकल रीजनिंग का एक दूसरे टीचर है DI, वो पढ़ाएंगे। तो अभी आप इस बात को ध्यान रखिए कि मेजर पोर्शन हमारा है, जिसको हम आपको शुरू कर चुके हैं। जो इच्छुक बच्चे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके, ये जो नंबर हैं, खासकर इस पर आप फोन करें, या इस पर भी आप मैसेज या कॉल करें। ज़्यादा प्रेफरेंस इस नंबर को दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पर कम्युनिकेशन हमसे हो जाएगा आपका। और यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, हम दोनों की तैयारी करा रहे हैं। सेकंड पेपर में होम साइंस, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। इसके बाद आपके समक्ष आता है एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा की बात होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो आपके समक्ष आता है आर्ट, यानी विजुअल आर्ट। ये सब्जेक्ट है जिनका अभी बैचेज स्टार्ट हो गया है, और फर्स्ट पेपर तो आपका प्रॉपर चल ही रहा है। पेपर फर्स्ट जो है, इसको तो आपको सबको पढ़ना है। और ये जो भी कोर्स होगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, यानी 2 साइकिल के लिए वैलिड होगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा, जिसमें 2 साइकिल जून की और दिसंबर की आप दे पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है, जो लोग फॉर्म भरनेंगे, तैयारी करने के इच्छुक हैं, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं, या इवन PhD की तैयारी करें, तब भी आपके लिए फर्स्ट पेपर हितकर होगा, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, और तुरंत अपनी तैयारी को शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।